आप कहीं बैठे हो, यू शुड नॉट बी कोटेड कि ये हम यहाँ बैठे थे, आपके मैनेजमेंट की बात है, आपके कैंटीन होता है, आपके लंच के टाइम होते हैं, गॉसिप्स भी होती हैं, सब कुछ होता है। नेवर बी ए पार्ट ऑफ गॉसिप। अच्छी किसी की प्रशंसा हो रही है, आप बिल्कुल करिए, लेकिन अगर निंदा हो रही है वहां से निकल लो, क्योंकि वहां पे हर व्यक्ति आपके पीछे पड़ा हुआ है। मैं बता रहा हूं आपको कि क्या होता है कि जो सफलता की सीढ़ियां होती है ना, वो दूसरी गर्दन पे रख के की जाती है। ये क्रूड है, लेकिन कुछ नहीं हो सकता इसके अंदर। हम किसी को काट के ही आगे जाते हैं, ये कुछ बना हुआ ही है। मैं तो यहाँ हम थोड़ा सा जंगल से ज्यादा क्यों प्रभावित रहते हैं, क्योंकि मैं डिस्कवरी चैनल के ऊपर देख रहा था कि एक पक्षी बाज एक उसमें घोंसले के अंदर था, तो लास्ट वाला जो बच्चा तब जीवित रहता, वो 3 को धक्का देता, क्योंकि सारा आहार उसकी मदर उसी को लाके देगी। उसकी मदर को पता नहीं कि इसने दोनों बच्चों को नीचे गिरा दिया है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं सरवाइव करने के लिए अब एक है ये स्थिति, जबकि होनी नहीं चाहिए, ये सबको साथ बढ़ना चाहिए, लेकिन एक गला काट प्रतियोगिता है। तो अब ठीक है तो है, तो अब वो गला काट प्रतियोगिता में हम हमारे यही तो होगा कि हमारी कमजोरी पकड़ने नहीं आनी चाहिए, हमें कोर्ट नहीं होना चाहिए कहीं पे। अगर कोर्ट हो गए तो आपको सीधे वो चुगली होगी ऊपर, और आप ना भी नहीं कर सकते कि आप वहां नहीं थे। इस पे मेरे को शास्त्रोक्त एक कथा याद आ रही है। क्या हुआ कि एक गधा और एक ऊंट मित्र थे। तो ऊंट का विवाह तय हो गया, अच्छी सुंदर ऊंटनी देख करके अच्छा विवाह तय हो गया। गधा उसका खास दोस्त था। तो शास्त्रों में आता है कि उष्ट्रा नाम लग्न वेलायाम, ऊंट के लगन मतलब विवाह के समय, उष्ट्रा नाम लग्न वेलायाम गर्दभय पाठ है। गधे ने उसको कहा अहो रूपम, अरे वाह ऊंट क्या प्यारा दोस्त, क्या सुंदर लग रहा है, ओहो। जबकि अपन सोच सकते हैं ऊंट कैसा दिखने में कैसा होता है, पर उसकी प्रशंसा कर रहा, निंदा नहीं करी उसने। ओहो रूपम, यार तेरा जैसा रूपवान मैंने आज तक नहीं देखा। तो वो बोला ऊंट, ओहो ध्वनि, अरे यार तेरी ध्वनि सुनते ही ऐसे कानों में बंसुरी बजती है यार, ऐसा लगता है कि इतनी प्यारी तेरे को क्या ध्वनि ईश्वर ने दी यार, मैं तो गदगद हो गया तेरे को पा करके। लुक, जबकि गधे की ध्वनि कैसी होती है, वहां निंदा नहीं कर रहे हैं। तो अहो रूपम अहो ध्वनि, हालांकि कई बार हम व्यंग में लेते हैं इस चीज को। मैंने इसको दूसरी तरीके से इसको सोचा है कि नहीं, व्यंग नहीं है ये तो एक परस्पर प्रशंसा करने का तरीका है। उसमें आता है कि परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि, एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए ये करते हैं। तो अगर हम प्रशंसा नहीं कर सकते हैं तो निंदा भी ना करें, वहां चुप रहो, और जहां अगर किसी की निंदा चल रही है वहां से निकल लो, तो आपको कोर्ट नहीं किया जाएगा। ये इससे क्या आपका स्ट्रेस लेवल, वरना क्या होगा, आप घर भी जाओगे ना, नहीं तो आपका घर वालों में मन लगे, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं वहां बैठा या बैठी थी, वहां ये बात हुई, अब ये कल को अगर सर के पास बात चली गई और मैं भी वहां थी या था, आपके हो गया ना स्ट्रेस बैठे बैठे, जबकि आप उसके पार्ट ही नहीं हो, आपको कोई लेना देना उसके अंदर। तो इसीलिए उसका पार्ट बनने की आवश्यकता नहीं है। और एक कुछ होता है जिसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमारे सबऑर्डिनेट्स ऐसे होते हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है। क्या है कि जिसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, उन तो गाड़ियों को भी कंपनी वापस बुला लेती है। मैं भी कुछ दिनों पहले पढ़ रहा था, ये 3000 गाड़ियों को कंपनी ने वापस बुला लिया। लेकिन जिन व्यक्तियों के अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, उनको तो भगवान भी इतना जल्दी बुलाता नहीं, वो हमारी छाती पे मूंग दलने के लिए उनको पता नहीं क्यों रख देता है। तो कई लोग ऐसे होते हैं, ये हमें सीखना पड़ेगा कि किस में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है और किस में अटेंड डिफेक्ट है। अटेंड डिफेक्ट तो हम ठीक कर सकते हैं, जो कि अटेंड का मतलब जो परिस्थिति जन्य या किसी प्रकार से हो गया, भाई ठीक है। लेकिन जिसमें मैन्युफैक्चरिंग है उसको ठीक करने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां हम हमारी एनर्जी वेस्ट करेंगे। हुआ क्या, एक बार की बात है कि एक गांव था, वहां पे एक कथा है, वहां पे एक सज्जन थे, उनकी हवेली थी बड़ी जोरदार। तो वो क्या हुआ था कि पर उनमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट क्या था कि वो जब तक किसी का अनिष्ट नहीं करते थे, जब तक किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाते थे, उनको भोजन भी अच्छा नहीं लगता था। तो बड़े सेठ थे, तो वो क्या करते थे, गांव के मुहाने पर हवेली थी, तो वहां पे एक सज्जन को, वो अपने जो नौकर को वहां नियुक्त कर रखा था कि कोई भी गांव में आवे तो मेरे पास लाना के सेठ जी बुला रहे हैं, आपको बादाम का शरबत पिलाएंगे, उसके बाद आप गाँव में जाना। तो ठीक है, तो वो एक दिन ले आया अंदर सज्जन को, बोले साहब हो पधारी, बादाम का शरबत पीजिए, सेठ जी ने कहा। तो उसने कहा कि कैसे आए गांव में, क्या कैसे आना हुआ? बोले साहब वो मेरा बेटा है साहब, वो बिजनेस कर रहा है, और यहाँ मैंने सुना है कि चंपालाल जी की लड़की है, वो बड़ी अच्छी है, और उसने रूपवती भी है, और उसने अभी ग्रेजुएशन भी किया है, तो उसके साथ विवाह कर लेता।
हाँ हाँ बिल्कुल करो, बहुत। अरे साहब ऐसी लक्ष्मी का रूप है वो लड़की, सेठ जी बोलते हैं लक्ष्मी का रूप है साहब, ऐसी सुंदर लड़की अब 12 गांव में ढूंढने से नहीं मिलेगी। आप बहुत अच्छा किया। बस ये है कि वो पिछले साल एक रिक्शे वाले के साथ भाग गई थी, 7 दिन में आ गई थी, लेकिन वापस आ गई थी 7 दिन में। अब उसको बुराई करनी थी, अब वो करेगा उससे शादी, वो वापस वो चले गया। सेठ जी को जो आनंद आया है, मैन्युफैक्चरिंग क्या खुशी हुई है उनको भाई। फिर एक सज्जन फिर आए, वो कैसे आए साहब, बादाम का शरबत। तो के साहब वो मोहनलाल जी का लड़का है, उसके साथ मेरी बेटी की शादी करने का। मोहनलाल जी का लड़का? अश्विनी कुमार है साहब, फिल्मी हीरो, पानी भरते हैं उसके सामने। बहुत अच्छा किया आपने। ऐसा तो साहब क्या सजीला नवयुवक है, आता है, पाँव छूता है और बिल्कुल ऐसे हाथ पर तो पाँव दबाता है मेरे। ओ आपने बहुत अच्छा किया। वो लड़का तो साहब लाखों में एक है, बस ये है वो पी लेता है। क्या वो जुआ खेलता है तो उसको पीने, वो हार देता है एक्चुअली, तो वो पी लेता है तो जो औरत सामने आती है उसको ठोकता है। बाकी लड़का बहुत अच्छा है, तुरंत आप उससे विवाह करा। भैया कोई करेगा क्योंकि मेरी छोरी को ठोकेगा, ऐसे आदमी से कोई शादी करेगा? चले जाते। फिर सेठ जी को बड़ा आनंद आता। फिर एक दिन एक सज्जन आए, आओ साहब, बोले साहब वो बेरू जी के वहाँ जाना था साहब, बेरूलाल जी के। उनके सोचा है कि पता लगा है कि भैंस बेच रहे हैं वो, तो 6 भैंसें खरीदनी है, तो मैं इसलिए आया हूँ। भैंस बेरू सिंह जी की भैंसें? हाथी है हाथी, कमाल। एक भैंस के नीचे 25 किलो दूध है। आप कमाल, आपको आओ, जिसने सूचना दी मेरा धन्यवाद दीजिए उसको, वो बहुत बहुत बढ़िया है वो तो। और आप तुरंत जाओ। बस उनमें क्या है कि वो थोड़ा सा उनके थन कटे हुए हैं, तो क्या दूध वो लाल रंग का आ जाता है, वो थोड़ा क्यों खून मिक्स हो जाता है, तो वो बाकी भैंस है तो इतनी बढ़िया है कि आप फिर कोई रुके खरीदेगा कोई, वो भी चले जाते थे। सेठ जी को जो आनंद आता है। अब क्या हुआ, अंतिम समय सबका आता है, तो सेठ जी का अंतिम समय आया। वो पर जीवन में सबका बुरा ही बुरा किया था क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग। अब क्या हुआ, वो जो उतार लिया, गीता पाठ करने लग गए। उनके 5 लड़के थे, उन्होंने बुलाया कि भाई अब तो मेरा अंतिम समय आ गया है, आप ऐसा करो, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने हमेशा लोगों का बुरा ही बुरा किया है और मरने के पहले प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तो एक तो सरपंच साहब को बुला लाओ, एक राजेश जी को बुला लाओ, एक रामेश्वर जी को बुला लाओ, एक शंकर लाल जी को बुला लाओ, एक चंपालाल जी को बुला लाओ। मैं वो करना चाहता हूँ, अपना प्रायश्चित करना चाहता हूँ। आंसू आ गए उनके। तो बच्चों ने भी सोचा चलो कम से कम अंत समय तो बुद्धि आई इसको कि ये प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो वो बुला लाए उनको। तो उन्होंने कहा हम तो नहीं जाते, वो तो बहुत बदमाश आदमी। बोले था वो प्रायश्चित करना चाहते हैं, हमारे पिताजी है साहब, आप चलो। तो पड़ा वो मरना सन्न था। तो उसने कहा कि ऐसा है साहब, मैं जो है बहुत बुरा किया आज तक मैंने, और मेरे बुरा करने के कारण मेरी मृत्यु के बाद मेरे को यहाँ तो जलाने देंगे नहीं गांव के अंदर, क्योंकि मैंने सबके साथ बुरा किया हुआ था और आज मैं बहुत प्रायश्चित कर रहा हूँ इस चीज़ का। तो अब मैं मर जाऊँ ना साहब, तो आप 5 जने जो है वो मेरे मरने के बाद में जीभ में ये कीला रखा हुआ, ये 1 फुट का कीला था लोहे का, तीखा। बोले ये मेरी जुबान पे ठोक देना कि ऐसी काली जुबान का आदमी दोबारा पैदा नहीं हो। और चूंकि यहाँ मेरे को जलाने नहीं देंगे, तो आप 5 जने मेरी जो लाश होगी, क्योंकि आज मर जाऊंगा मैं, मेरे को ऐसा लग रहा है, तो मेरी लाश को एक पुराने कपड़े में लपेट करके एक बैलगाड़ी में 20 किलोमीटर दूर जो एक गाँव है वहाँ पे आप जला देना, किसी को बताना भी मत, अदरवाइज क्या वहाँ के लोग भी मेरे को जलाने में, इतना बुरा हूँ मैं आदमी जो। तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं। उनके विचारों में आंसू आ गए। सेठ जी मर गए। मरने के बाद में लड़कों ने इन्फॉर्म कर दिया, वो आ गए। तो अब भाई सेठ जी ने कहा तो कीला ठोकने की रस्म तो करेंगे ही। डॉक्टर ने कह दिया मर गए, कीला ठोक दिया उन्होंने, ठोक करके गूदड़ी में लपेट करके दूसरे दिन बैलगाड़ी में वो 5 जने लेके जा रहे थे। 10 किलोमीटर चले होंगे, पुलिस आ गई। उसने कहा आप इसमें क्या है? बोले इसमें कुछ भी नहीं है। बोले नहीं, इसमें आपने हत्या करी है एक आदमी की। ऐसे मेरे को कैसे? बोले रात को फोन आया था हमारे पास 9 बजे कि सुबह एक बैलगाड़ी जाएगी, उसके अंदर एक आदमी की कीला ठोक करके मारा हुआ है उसको किसी ने, और वो 5 जने हैं, आप 5 का नाम लिया उसने। वो शेर जी मरते मरते करके उसकी ऐसी, क्योंकि उन 5 के खिलाफ जो है वो कर नहीं पाया था कभी भी कुछ। तो इसमें मतलब जीवते तो किया ही, मरने के बाद भी उनको फंसा के बेचारे अभी तक जेल के अंदर है। तो आप ये देखिए कि जिनमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है उनको ठीक करने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए। जिनके अंदर अटेंड जो है वो दोष है, उसी को आप ठीक कर सकते हो। बाकी उनको छोड़ दो, अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है।